हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल सनी साइंस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के बायोलॉजी वालों के लिए है, क्योंकि उनको जो है बायोलॉजी से जो है डर लगता है, भारी लगता है। तो हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो है चैप्टर वाइज बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 100 वो जो है 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और 30 वो 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आप हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो हम आपको बताएंगे और आपके अंदर से बायोलॉजी के डर को जो है खत्म कर देंगे। तो ये जो है बायोलॉजी सीरीज का दूसरा क्लास है। पहली क्लास में आप बायोलॉजी के 2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, वो आप क्लास में ही याद कर चुके हैं। उसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे चुके हैं। और ये जो है दूसरा क्लास है, जिसमें आज फिर हम लोग 20 क्वेश्चन को जो है पूरे क्लास के अंदर जो है याद कर लेंगे, जिससे रटना ना पड़े और आपको समझा भी दिया जाएगा। बात समझ गए? तो चलिए आज की जो सभा है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न है मेरे भाई, क्या है पहला प्रश्न? तो सुनिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखना है। आखिर ये व्यवहारिक अनुकूलन जो है क्या है? तो समझिए, कोई प्राणी यानी कि कोई जीव अपने व्यवहार के तहत अपने शरीर को ढाल लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यवहारिक अनुकूलन। बात समझ गए? जैसे कोई कोई सुने होंगे कि कोई आदमी जो है बिना पानी पिए 3-4 दिन तक रह गया, तो वो जो है अपने अनुसार जो है अपने शरीर को ढाल लिया। बात समझ गए? उसी को व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। अब समझिए, अब इसे बायोलॉजी में तो देखिए, आमतौर पर व्यवहारिक अनुकूलन से तात्पर्य यह होता है, तात्पर्य मतलब यह निकलता है कि ऐसे व्यवहार से जिसे किसी जानवर ने जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए समय के साथ विकसित या बदलाव किया। यानी कोई जानवर जो है ज्यादा दिन तक जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के और वातावरण के अनुसार जब अपने शरीर में बदलाव करता है, तो उसे ही व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। बात समझ में आए? उसमें जो है त्वचा हो सकता है, त्वचा मतलब ये चमड़ा को जो है बदल ले, ठीक है। रंग हो सकता है और आकार हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये अनुकूलन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करता है। व्यवहारिक अनुकूलन से क्या फायदा है? तो व्यवहारिक अनुकूलन जो है क्या होता है पहले समझ गए, यानी प्राकृतिक के अनुसार अपने शरीर को ढालना ही कहलाता है व्यवहारिक अनुकूलन। और व्यवहारिक अनुकूलन का है तब जो जीव जंतु होते हैं उनको जो है प्राकृतिक आवास में, जैसे कि जंगल में, झाड़ी में, थार जिसको रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, वहां पे जिंदा रहने में जो है मदद करता है व्यवहारिक अनुकूलन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे वो एग्जांपल से समझाते हैं। मान के चलिए जो है थार के रेगिस्तान, जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है। अब वहां पे गर्मी ज्यादा है, आपको जो वहां पे जानवर रहेगा तो उसको गर्मी झेलने आना चाहिए। तो जब वो गर्मी झेलने जानवर को आ गया, तो समझिए कि उसमें व्यवहारिक अनुकूलन आ गया। समझ गए? व्यवहारिक अनुकूलन का है तब प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को ढालना ही व्यवहारिक अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब व्यवहारिक अनुकूलन जो है प्राकृतिक आवास में जिंदा रहने में जो है उसको मदद करता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, ये देखिए मरुस्थल में पशु का अनुकूलन कैसे होता है? तब पानी के बाहरी स्रोत के जो अनुपस्थिति में, यानी पानी के बाहरी स्रोत के अनुपस्थिति में भी जो है जीव उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में जो कंगारू चूहा होते हैं, वो अपने आंतरिक वसा ऑक्सीजन के माध्यम से ही जो है पानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि जहां पे पानी नहीं मिलता है, तो वहां पे कोई ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के अंदर ही इतना पानी रख लेते हैं कि अगर पानी उनको 6 महीना तक नहीं भी मिले तो उनको पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए? क्योंकि वो अपने शरीर को ऐसा बना लिए हैं और अपने शरीर के अंदर जो है पानी उतना स्टोर करके रखे हुए हैं, और उसी को हम लोग कहेंगे व्यवहारिक अनुकूलन। बात समझ गए? अब आपसे कोई पूछे सर व्यवहारिक अनुकूलन है क्या,
तो जब कोई जीव जंतु प्राकृतिक के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है तो उसी को व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। और इसमें इससे फायदा क्या है, तब प्राकृतिक आवास में रहने में जो है का तब मदद मिलती है, यानी कि जिंदा जो है ज्यादा दिन तक आप रह सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपके गांव में जो है, वो उदाहरण से समझाते हैं, आपके गांव में जो है नियम है कि सब कोई को जो है मुखिया को 10 किलो चावल जो है देगा डेली, तब भी जिंदा रहेगा। अब उनमें से कोई आदमी जो है 10 किलो नहीं देगा तो वो मरिए न जाएगा। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक अगर गर्मी कर रही है तो गर्मी के अनुसार हमारे शरीर को ढलने आना चाहिए, ठंडा कर रही है तो ठंडा के अनुसार हमारा शरीर ढल जाना चाहिए, तो उसी को व्यवहारिक अनुकूलन कहेंगे। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा एग्जाम्पल हम आपको का दें। अब पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मेरे भाई, तो दूसरा क्वेश्चन है कि बंध्याकरण जो है से आप क्या समझते हैं। अब ये बंध्याकरण का होता है, समझिए गांव देहात में बकरी के बच्चा होता है। बकरी के बच्चा दो तरह के होता है। अब दो तरह के, एगो मादा होता है और एगो नर होता है, मतलब कि एगो महिला एगो पुरुष। अब पुरुष जो होता है उसको जो है बधिया करल जाता है। बधिया मतलब समझते हैं, उसको जो है ऐसा बनाया जाता है कि वो जो है बच्चे को जो है जन्म ना दे सके, यानी संभोग ना कर सके। ठीक है, उसी को बधियाकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बधियाकरण एक शल्य चिकित्सा है, ठीक है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति या पशु को प्रजनन करने से जो है रोक दिया जाता है। जैसे देखिएगा महिला, गांव में आप सुने होंगे कि किसी महिला का ऑपरेशन हुआ है, किसी पुरुष का भी ऑपरेशन होता है, किस लिए कि उसका आगे जो है बच्चा नहीं हो। जब दो बच्चा हो जाता है तो तीसरा बच्चा कोई नहीं चाहता है तो अपना ऑपरेशन करवाता है। वो ऑपरेशन को हिंदी में जो है, जो बच्चा रोकने के लिए ऑपरेशन होता है, उसको बधियाकरण कहा जाता है। बात समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए बधियाकरण को जो है दो विधि जो है, पहला विधि का है तो पुरुषों में नसबंदी या वेसेक्टोमी कहा जाता है। जैसे देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है, तब पुरुषों की शुक्रवाहिनी नली को काट कर बांध दिया जाता है। इससे जो है शुक्राणुओं का प्रवाह महिला के योनि में नहीं हो पाता है। जब जो है देखिएगा खस्सी सुने होंगे, बिहार में खस्सी होता है तो उसको बधिया करल जाता है। बधिया कहने का मतलब जो है उसका शुक्राणु जो है काट करके जो है बांध दिया जाता है, जिससे जो है किसी जो है मादा के जो है योनि में जो है उसका जब शुक्राणु जैबे नहीं करेगा तो क्या होगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा का होता है, तो दूसरा ऑपरेशन होता है महिलाओं में नसबंदी का। महिलाओं के जो है इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो महिलाओं की फैलोपियन नली को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, तो शुक्राणु अंडाणु को जो है संचित नहीं कर पाता है। शुक्राणु अंडाणु में मिल नहीं पाएगा तो बच्चा होगा ही नहीं। तो ये जो है दो प्रकार के जो है विधि है बधियाकरण करने का। बात समझ गए? बधिया मतलब जो है हमने के गांव में खस्सी को जो करल जाता है उहे होता है, बच्चा जो है नहीं होके, इसीलिए बधियाकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन भी जो है बउआ वाला है। क्वेश्चन पूछा निम्नांकित को परिभाषित करें। पहला क्लोनिंग स्थल और दूसरा माइक्रो इंजेक्शन, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है। बताइए क्लोनिंग स्थल है क्या? तो क्लोनिंग स्थल जो है वैसे स्थल को कहा जाता है। देखिए क्लोनिंग संवहन जो है एक अलग चीज है, और क्लोनिंग स्थल जो है अलग चीज है। क्लोनिंग संवहन का है तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़ा को क्लोनिंग संवहन कहा जाता है, जो पहले क्लास में हम आपको बताए हैं। और क्लोनिंग स्थल कहाँ होता है, तो जहां पे डीएनए के जुड़ने का स्थान होता है, यानी डीएनए जहां पे आके जुड़ता है उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग स्थल। सबसे पहले एक अच्छे क्लोनिंग स्थल की तलाश की जाती है। ठीक है, देखिए क्लोनिंग स्थल अगर आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो डीएनए जहां पे आके जुड़ता है उसी स्थान को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग स्थल। और क्लोनिंग स्थल पे डीएनए आके अचानक नहीं जुड़ जाता है, पहले अच्छा क्लोनिंग स्थल का जो है खोज करता है डीएनए, फिर जाके वहां पे सभी डीएनए आपस में जुड़ते हैं। बात समझ गए? गुड। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। क्या होता है मेरे भाई? माइक्रो मींस छोटा, इंजेक्शन मतलब सुई। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, तो माइक्रो इंजेक्शन एक ग्लास माइक्रोपिटेट की मदद से किसी जीवित कोशिका या
अंतर कोशिकीय स्थान में तरल पदार्थ को इंजेक्ट करने की जो है प्रक्रिया है। अब आप नहीं समझे होंगे, अरे बिल्कुल नहीं समझे होंगे। माइक्रो इंजेक्शन का है, तो जब सुई के सहारे आपके जो है शरीर में जब डीएनए जो है प्रवाहित किया जाता है तो उसी को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे, हॉस्पिटल में जाइएगा, एगो बोतल में खून टंगल रहता है और नसवा में जो है सुई भोकल रहता है, अब टप टप खूनवा गिरता है, उसी में जाता है, तो उसी को जो है हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, यानी सुई के सहारे जब आपके शरीर में डीएनए जाता है तो उसी को माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अरे गुड, मेरे शिकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए का है, बायोलॉजी ऐसा आसान सब्जेक्ट है का तो लगता है कि नहीं भारी। चलिए, द्विविखंडन और बहुविखंडन को जो है उदाहरण के साथ समझाइए मेरे दोस्त। आपसे पूछा भाई द्विविखंडन क्या है, समझिए कितना आसान है। जब एक कोशिका दो गो छोटे छोटे भाग बराबर भाग में बंट जाता है तो उसी को द्विविखंडन कहते हैं। देखिए, दवाई खाए हैं कभी, दवाई कैसा रहता है, तो दवाई जो है ऐसा रहता है, एकर बीच से जो है बांट एगो पाई ऐसे पारल रहता है। अगर बराबर भाग में देखिए, जब एक कोशिका दो गो छोटे और लगभग बराबर भागों में बंट जाता है तो यह एक निर्धारित तल से होता है द्विखंडन के बाद। द्विविखंडन का होता है, समझ गए, जब एक कोशिका दो गो छोटा छोटा और लगभग बराबर भाग में बंट जाता है उसी को कहते हैं द्विविखंडन, और दो नए जीव जो है उससे बनते हैं। कोई कहेगा सर द्विविखंडन का एक उदाहरण दे दीजिए, तो देखिए अमीबा में द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में जो है द्विविखंडन होता है। बात समझ गए, चलिए गुड। अब कहेंगे सर बहुविखंडन का होता है, तो जब एक कोशिका जीव एक से अधिक भागों में बंट जाते हैं तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। बात समझ गए, द्विविखंडन नामे में परिभाषा, जब एक कोशिका दो गो बराबर बराबर भाग में बंट जाता है तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन काची में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा के साथ पैरामीशियम में। बहुविखंडन किसे, जब एक कोशिका बहुत सारे भागों में बंट जाता है तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। अब बहुविखंडन जो है किस में होता है, तो देखिए मलेरिया परजीवी में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, उदाहरण पूछे था। बात समझ गए, अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और कितना आसान है देखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा मेरे भाई कि सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। नाम में ही परिभाषा है। सह प्रभाविता मतलब जो है का है, समझिए, जब किसी जीव में एलील के जड़ के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता तथा इस प्रकार के एलील को सहप्रभावी एलील्स कहते हैं। अब आप नहीं समझेंगे काहे कि सब किताबी परिभाषा है। सहप्रभाविता मतलब समझ लीजिए कि जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का जो संबंध होता है अगर प्रभावी होखे, एलील के बीच के जोड़े का संबंध अगर प्रभावी होखे तो उसे सहप्रभाविता कहेंगे। अपूर्ण प्रभाविता, एलील के बीच का जो है संबंध जो है अगर जो है प्रभावी नहीं होखे तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। अगर इसको भी आप पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, मेंडल के प्रयोग पर चयन की गई 7 जोड़ी लक्षणों में एक एलील पूर्ण रूप से प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी था। बात समझ गए, यानी कि एलील के दो गो जोड़ा है, ठीक है, और दोनों जोड़ा अगर प्रभावी है तो उसे सहप्रभाविता कहेंगे। एलील के दो गो जोड़ा है, एगो प्रभावी है एगो प्रभावी नहीं है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। बात समझ गए, अरे बायोलॉजी है, बहुआ वाला चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपके मन में एगो प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये एलील है का, एलील के लिए आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताएं। अगर मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा है कि मनुष्य में 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताएं, तो 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला टर्नर सिंड्रोम
और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये दो वो जो है गुणसूत्रीय विकार हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा में से 2 गो एने ओने भी हो जाता है, तो दोनों एगो के नाम है टर्नन सिंड्रोम और एगो के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बात समझ गए? चलिए गुड। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन मेरे भाई, जीन कोष से आप क्या समझते हैं? देखिए बउआ वाला, किसी प्रजाति की आबादी में मौजूद सभी जीनों को उस आबादी का जीन कोष कहते हैं। मान के चलिए कोई प्रजाति है, प्रजाति और जाति में बहुत सारा अंतर है। प्रजाति मतलब एगो कुत्ता के प्रजाति है, एगो मनुष्य प्रजाति होता है। बात समझ गए? तो मनुष्य के प्रजाति में जब एक ही प्रकार के जीन पाए जाते हैं तो उसे जीन कोष कहते हैं। जीन कोष जो है प्रजाति के अनुसार पता चलता है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पिताजी का गुण मेरे अंदर, मेरा गुण मेरे बेटे के अंदर, मेरे बेटे का गुण जो है उसके बेटे के अंदर, तो उसके सबके जो जीन होगा, सबके जीन मिला के उसी को कहेंगे जीन कोष। बात समझ गए? चलिए, तो किसी प्रजाति की आबादी में मौजूद सभी जीनों के उस आबादी को क्या कहते हैं? जीन कोष कहते हैं। जीन व्यक्तियों में शामिल होते हैं जो जनसंख्या के रोगाणु कोशिकाओं के माध्यम से एक से अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। बात समझ गए? जीन के माध्यम से जो है रोगों जो है एक से दूसरे में, मान के चलिए कि हमारे पिताजी जो हैं हार्ट पेशेंट थे, तो अगर जीन हम दोनों लोगों का सेम होगा तब समझिए कि हम भी हार्ट पेशेंट हो जाएंगे। अगर हम हार्ट पेशेंट है, हमारे बेटा के जीन जो है सेम है, तो हमारा बेटा भी जो है हार्ट पेशेंट हो जाएगा। तो ये भी जीन के माध्यम से जो है रोगाणु जो है ट्रांसप्लांट होते जाता है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या के रोगाणु कोशिकाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में मिलते हैं, इसीलिए इसे युग्मक कुल भी माना जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ जो है अंतः प्रजनन करने में सक्षम होता है। अच्छा, हम पहला क्लास में आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? अंतः प्रजनन होता है जब अपने आसपास के या परिवार के कोई सदस्यों के साथ संभोग करके बच्चा पैदा करते हैं तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। जैसे कभी कभी आप न्यूज में सुने होंगे कि बाप बेटी में अफेयर, चचेरा मौसेरा भाई में अफेयर, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक है, चलिए, अंतः प्रजनन यहाँ पे हम नहीं समझा रहे थे, पहले क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। जीन कोष से आप क्या समझते हैं? जब सभी प्रजाति के सभी सदस्यों में जो जीन पाया जाता है उन्हीं जीनों को जो है जीन कोष कहा जाता है। जीन के माध्यम से जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है रोगों का भी जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, तो ये बउआ वाला क्वेश्चन समझ लेना। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बउआ वाला क्वेश्चन था कि अपसारी विकास क्या होता है और अभिसारी विकास जो है क्या होता है, बताइए। तो देखिए, अपसारी विकास जब विभिन्न प्रजातियां, यानी प्रजाति अलग अलग है, किसी विशेष वातावरण के अनुकूल के कारण अपनी विशेषताओं और कार्यों में समानताएं विकसित करती है। अलग अलग प्रजाति के लोग जब एक जगह एक ही तरह से रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी विकास। लेकिन जब एक ही प्रजाति अलग अलग तरीके से रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी विकास। नहीं समझे? अरे आइए, जैसे गांव में जो है, आपके गांव में जो है अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे, अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और सबका व्यवहार अगर एक जैसा है तो वहां पे होगा अपसारी विकास। एक गो घर में आदमी जेकर सबके गुण जीन एके है लेकिन सबके काम धंधा अलग है, सबके बोली व्यवहार रहन सहन अलग है, तो उसे कहेंगे अभिसारी विकास। ठीक है, देख लीजिएगा, यह पर्यावरणीय परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो अपसारी विकास में भी जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, यह प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण जो है अभिसारी विकास में जो है
अभिसारी विकास उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए कि हमर बेटा हमारे साथ नहीं रह के दूसरे जगह चल गया, विदेश में जाके रह रहा है, तो सिंपल सी बात है हमर व्यवहार अलग होगा, उसका व्यवहार अलग होगा। तो जब दोनों का व्यवहार अलग है, जाति सेम है, प्रजाति सेम है, लेकिन व्यवहार अलग है, तो अभिसारी। और जब दूगो, जैसे हम दूसर हैं, हमार पत्नी जो है दूसर प्रजाति के, हम दूसर प्रजाति के, आज जब दोनों के व्यवहार एक जैसा रहे तो उसे कहेंगे अपसारी विकास। बात समझ में आया? अरे गुड। एक प्रजाति की बाहरी संरचना भिन्न हो सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से वे अपने पूर्वजों के समान होते हैं। प्रजाति अलग अलग है, लेकिन अंदर से जो है अपन पूर्वज के समान होते हैं, उसे अपसारी विकास ही कहते हैं। और अभिसारी विकास वे बाहर से और साथ ही अंदर से दिखने में भिन्न हो सकते हैं। बाहर से भी दिखने में अलग होते हैं और अंदर से भी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है भले जो है प्रजाति से में, लेकिन अलग अलग रहा है ना। और बेटा विदेश में जाके पढ़ेगा तो भाई वो तो गोरा देखने में हो जाएगा, उसका बोली व्यवहार सब भी बदल जाएगा, है कि नहीं? चलिए आप समझ गए अपसारी विकास और अभिसारी विकास। देखिए इतना आसान है बायोलॉजी कि हम क्या आपको बताएं। और आप लोगों को अगर बायोलॉजी क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको बायोलॉजी जो है हार्ड लगता है, ठीक है। और आपको हम कहेंगे कि अगर आप बायोलॉजी के साथ साथ जो है हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिसका जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे 70 में 70 स्कोर जो है केमिस्ट्री में आवे, फिजिक्स में आवे, बायोलॉजी में आवे, आपको कुछ नहीं करेला है। देख रहे हैं क्रैश कोर्स 2025। यहाँ पे साइंस के ऑल सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश छोड़ा के, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी मात्र के रुपया में, तो 149 रुपया में। कहां से मिलेगा? तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है अपन फोन में क्या कीजिए तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है हम लोग लेके आते हैं, इतना कंप्लीट हो गया, 5 वो है, 2 अपनों से भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा देखिए दुनिया के आसान प्रश्न का पूछता है कि आरएनए के जो विभिन्न प्रकार हैं उस सब के नाम बताइए। तो भाई हम लोग नहीं जानते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होता है। पहला mRNA जिसे मैसेंजर भी कहा जाता है, ठीक है, जो मैसेज को एक पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे। दूसरा tRNA जिसे ट्रांसफर कहा जाता है। और तीसरा rRNA जिसे राइबोसोमल कहा जाता है कि नहीं? ये तीनों जो है प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए जो है तीनों आरएनए की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को लेने के लिए तीनों आरएनए की आवश्यकता होती है। कौन कौन? mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद रखेला है। चलिए आरएनए के 3 गो प्रकार आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मेरे भाई, अब बउआ वाला क्वेश्चन। ऑपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों के नाम लिखिए। समझिए ये ऑपेरॉन जो है क्या? तो कई जीनों का एक समूह होता है। देखिए ऑपेरॉन का है तो बहुत सारे जीनों को जब एक जगह मिलाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑपेरॉन, ठीक है। यह एक केंद्रीय नियंत्रक द्वारा संचालित होता है और यह बैक्टीरिया और ऑर्किया जैसे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ऑपेरॉन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ऑपेरॉन कहां पावल जाता है? तो ऑपेरॉन बैक्टीरिया में पावल जाता है, आर्किया में पावल जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ऑपेरॉन से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। ऑपेरॉन में कई जीन होते हैं जिन्हें एक निर्माता एक ऑपरेटर जोड़ता है, ठीक है। ऑपेरॉन में प्रमोटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, संरचनात्मक जीन शामिल होते हैं। अब कौन कहेगा सर इसके संगठन? तो देखिए ऑपेरॉन के जो जीन है 4 गो जीन होता है, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर और संरचनात्मक, 4 गो। क्वेश्चन जो है अगर पूछे ऑपेरॉन को परिभाषित करे तो ऑपेरॉन कई जीनों का एक समूह होता है जो एक केंद्रीय नियंत्रक द्वारा संचालित होता है और यह कहां पाया जाता है? तो बैक्टीरिया, आर्किया और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। समझ गए? ऑपेरॉन में जो है कई तरह के जो है जीन होते हैं, कोई निर्माता के काम करता है तो कोई ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। 4 गो जीन प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर और संरचनात्मक 4 तरह के जीन पाए जाते हैं ऑपेरॉन में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और बउआ वाला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन पूछा कलिका क्या है और
पत्र प्रकलिका क्या है? क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, कलिका क्या है और पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। समझिए कलिका क्या है। तो एक पौधे के तने पर एक छोटा पार्श्व या दाम नल उभार जो फूल, पत्ती या अंकुर में विकसित हो सकता है, कलिका के उदाहरण हैं। जैसे देखिए सूरजमुखी के फूल देखे हैं, सूरजमुखी के फूल जब आप देखेंगे, हो सके कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए जो है एगो फूल बनाएं, ठीक है, आपके लिए जो है एगो फूल बनाए, अगर बने तो ठीक है, नहीं यहाँ पे वो दाना दाना टाइप के जो है सूरजमुखी के फूल में पावल जाता है। बस जो है इसको जो है हम लोग कलिका कहते हैं। कलिका मतलब कि कली एगो जो है लंबा सा छड़ी के ऊपर जो है इस पे एगो ऊपर रहेगा जिसको कली हम लोग बोलते हैं, उसको कलिका कहते हैं, ठीक है। एगो पत्र कलिका होता है। देखिए सूरजमुखी में पावल जाएगा कलिका, आलू में, क्यूनन में, ठीक है, सूरजमुखी, आलू, क्यूनन आदि में। पत्र पलिका का है तो एक संगणित सहायक कली है। वनस्पति पत्र पर प्रकलिका कहा जाता है। यह वनस्पति के प्रजनन में जो है मदद करता है, जैसे डायोस्कोरिया, ग्लब्बा, एगेओ, ऑक्सिलासेसिस, ये सभी जो है पत्र पलिका है। कहेंगे सर हमारा समझ में नहीं आया, समझाइए आप। देखिए कोनो कोनो जो है चीज के देखिएगा तो ओकर जो तना रहता है, तना पेड़ पौधा के तना देखे हैं, जैसे आलू के तना देखिए हैं, आलू आलू, अरे आलू जो जब हम लोग धरती में बो देते हैं तो ओकरा में वो बूंदा टाइप के जो है उजर उजर निकलता है। इतना नहीं पता है तो भाई चना को पानी में भिगो दीजिए तो उसमें से अंकुरित होता है, अंकुरित उसको कहते हैं। चना में नहीं होता है, कलिका जो है आलू में होता है, ठीक है। आलू को जब मिट्टी में बोइएगा तो कुछ दिन बाद देखिएगा तो ओकरा में उजर उजर दाना निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कलिका। ये वो पत्र कलिका का होता है। तब पत्ता के ऊपर देखिएगा, पत्ता के ऊपर भी कली आता है। जैसे पत्ता एगो है, तब पत्ता जो है कैसे बनाए यार, हमारा तब पेंटिंगों बचपन से सीखवे नहीं किए। हाँ देखिए ये जो है मान के चलिए हम पत्ता बना दिए तो यहाँ पे जो है वो कली लेखा निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे पत्र पलिका। ये क्या करता है, एगो पत्ता से 2 गो पत्ता बनाता है, 3 गो पत्ता बनाता है, 4 गो पत्ता बनाएगा, ठीक है। तो कलिका पत्र पलिका समझ गए। अरे गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, किन्हीं 2 के नाम लिखें। मम्मा कितना आसान प्रश्न पूछा। प्रतिबंधन एंजाइम जो है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। देखिए प्रतिबंधन, प्रतिबंधन मतलब कि प्रतिबंध लगाना, किसी को रोकना। तो डीएनए को जो है शरीर के अलग अलग जगह पे जो रोकने का जो एंजाइम काम करता है उसी एंजाइम को कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, तो डीएनए को अलग अलग जगह पे रोकने का, काटने का काम करता है, उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो है डीएनए के अंदर से कट बनाते हैं, डीएनए के अंदर से कट बनाते हैं और उन्हें टुकड़ों में बांट देते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है पूछा है कि किन्हीं 2 के नाम बताइए। तब प्रतिबंधन एंजाइम जो है के वो हम लिखे हैं, 3 गो लिखे हैं, इको, आरएल, बैमहच, हिंड 3 लिखल है, ठीक है। तो ये जो है 3 गो जो है उदाहरण हम लिख दिए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम का है तो डीएनए को जो काटने का एंजाइम जो काम करता है उसी को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। और इसके उदाहरण अगर पूछे तो 3 को देख लेना, इक्वारेल, बैमच और उसके बाद जो है हिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपके लिए जो है क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई आ गया। ये तब बहुआ वाला क्वेश्चन वहां पूछता है कि निम्नलिखित में से केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं। मतलब निम्नलिखित जो 2 गो देले है इसका जो है चित्र बनावेला है। समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था को जो है आप बना के दिखाइए। अरे फुटबॉल आपको बनाना है, देखिए एगो बड़ा सा फुटबॉल बना दीजिए, यहां से डॉट 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 और फिर यहाँ से जो है डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ से जो है डॉट डॉट और फिर यहाँ से जो है डॉट डॉट, यहाँ से भी जो है फिर ही निकले लगता है, यहाँ से भी, ठीक है। चलिए यहाँ से भी जो है निकलेगा
तो ई जो है का बना, तो ई जो है देख लीजिएगा वो फिगर बनावल है, तो ई जो है समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था, ठीक है। ये मेटाफेज अवस्था है जिसमें ये जो में जो है पत्र लेखा जो रहता है, ये हम 8 नहीं लिख रहे हैं, अरे इसमें जो है पत्तियां जो है हम समझो कि एगो फूल बना रहे हैं, ठीक है। सब में जो है एगो फूल लेखा ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो है समसूत्री है। चलिए ये आप समझ गए समसूत्री वाला। अगर आपको चित्र लग रहा है तो ठीक है देख लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में जो है आपको जो है दे देवल गई है। जीवाणु कोशिका के द्विविखंडन हम आपको बताए हैं ना कि देखिए दवाई, आप जो है दवाई देखें कि नहीं, जैसे ई दवाई है और दवाई जो हम लोग खाते हैं इसको बीच से काट दिए, ठीक है। तो द्विखंड जीवाणु कोशिका में द्विखंडन कैसे होता है, तो पहले जो है ऐसा रहता है, फिर जो है ये जो है 2 गो टुकड़ा में जो है ऐसे सट के बंटता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है फिर ऐसन बनता है, ऐसन बन, अरे ये अलग होगा, ठीक है। ये जो है फिर जो है ऐसन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये 2 विखंडन, पहले ई से ई बनता है, ई से ई बनता है और ई से ई बनता है। समझ में आ रहा है द्विविखंडन। चित्र बनावेला है, नोट्स में देवल गई है, बढ़िया से बना लेना सब। चित्र में तनी मनी हमको बचपन से जो है ना, हमको जो चित्र वाली मैडम पढ़ाई नहीं की, वो जो है आती थी इतना सुंदर कि हमने के पढ़ावे नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर। पेंटिंग के जो है वो क्लास होता है प्राइवेट स्कूल में, जब जाइएगा पेंटिंग वो मिस आती है, बड़ी सुंदर रहती है, हाथ धर के जब पढ़ाती है और मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर। पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षेप में समझाइए। पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या है? पीरक प्रतिरोधी पौधा वे पौधे जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के जरिए किसी दूसरे पौधे का जीन लगाया जाता है, ठीक है। पीरक प्रतिरोधी पौधे जो है वैसे पौधे को कहते हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के जरिए किसी दूसरे पौधे का जीन जो है लगा दिया जाता है। अब आप नहीं समझे होंगे। अच्छा कभी कभी सोचे हैं कि कभी कभी आम के पेड़ में जो है कुछ दूसरा फल जो है आगे लगता है, तो उसमें नहीं, दूसर आम के पेड़ में, जैसे मालदा आम का पेड़ है तो उसमें जो है दूसर सिकुल आम निकले लगता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो अटैचमेंट किया जाता है, अटैचमेंट। वैसे ही जो है पीरक प्रतिरोधी पौधा होता है, मतलब किसी दूसरे पौधे में जो है किसी दूसरे पौधे का जीन लिया के लगा दिया जाता है, तो वैसे पौधे को हम लोग कहते हैं पीरक